नमस्कार बच्चों, मैं अंगद। हम लोग आज मॉडर्न इंडिया में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात और इसमें हम बता दें आपको कि आज से हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। क्योंकि इसमें ये आपको फ़ायदा होगा कि कुछ हम अगर एक्स्ट्रा भी बताना चाहें तो आराम से हम जो है यहाँ पे डाइवर्ट होकर उस बात को भी इंक्लूड कर सके। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अब हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ही आपको पढ़ाएं। इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर 1905 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक भारत में कौन कौन सी जो है इस समय घटनाएं घटी। एक तरह से अगर कहा जाए तो स्वदेशी आंदोलन के पश्चात और गांधी जी के आगमन से पूर्व जो भी घटनाएं घटी है तो हम इसे आज जो है कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपना टॉपिक को। भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो आइए देखते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि इस बीच जो है घटनाक्रम क्या हुए हैं, कौन से संगठन बने हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने जो है अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। तो अगर हम बात करें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कारणों की, तो उसमें आपको सबसे पहली जो घटना दिखेगी कि 1905 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा कि उदारवादी कांग्रेस और उग्रवादी जो कांग्रेस थे उनका जो है धीरे धीरे जो है आपस में असंतोष की स्थिति हो जाने के कारण 1907 में, जिसे हम सूरत अधिवेशन भी कहते हैं, इसके पश्चात जो है वो दोनों आपस में लड़ जाते हैं और आपस में लड़ने के पश्चात वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इस राजनीतिक शून्यता को जो है पाटने के लिए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो है उदय होता है। चूँकि युवा वर्ग चाहते हैं कि वो किसी न किसी आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखे। इस वजह से आप देखोगे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय 1907 ईस्वी के पश्चात देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि आखिर ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है क्या, अगर हम बात करें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के अर्थ की, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जब बम एवं पिस्तौल के माध्यम से राष्ट्रवादी लोग अपनी जो है मांग को अंग्रेजों से मंगवाना चाहते थे या फिर अपनी मांगों को जो है अंग्रेज के समक्ष रखते थे, तो उसे जो है हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर दो बात को समझा, इसका अर्थ क्या होता है और इसके जो है उदय के पीछे कारण क्या थे। अगर हम इसके अन्य कारणों की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस समय युवा वर्ग जो थे, युवा वर्ग वो कांग्रेस में शामिल होने लगे थे, जिस वजह से भी इस समय आपको कांग्रेस में क्रांतिकारी दल का जो है उदय होते हुए दिखेगा। तीसरी अगर हम मुख्य कारणों की बात करें तो इसमें ये बात है कि आप देखोगे कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों की जो मांग होती थी, यानी कांग्रेस के द्वारा जो मांग रखी जाती थी अंग्रेजों के समक्ष, वो माना नहीं जाता था। यदि वहाँ पर 10 मांगे रखी जाए तो मात्र 1 या 2 मांगे को मान ली जाती थी, बाकी सभी मांगों को जो है वो इनकार कर दिया जाता था। जिस वजह से कांग्रेस के कुछ लोगों में जो है इस बात की असंतोष होती थी और उन्होंने जो है इस प्रकार के विचारधारा का समर्थन करना आरंभ कर दिया। तो ये हम लोगों ने अभी तक समझा कि कांग्रेस के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उदय के पीछे कारण क्या था। अब हम लोग बात करेंगे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार या फिर आरंभ जो है किस प्रकार से हुआ था। तो अगर हम इसके प्रसार की बात करें या फिर इसी के घटनाक्रम में आ जाएगा ये बात, तो प्रसार में सबसे पहला जो उदाहरण दिखता है वो 19वीं सदी के अंत में चापेकर बंधु, जो कि एक पूना में प्लेग कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर जिसका नाम रेंड था, इसकी हत्या के माध्यम से इन्होंने आरंभ किया। चूँकि वहाँ के जो प्लेग कमिश्नर थे उन्होंने भारतीयों के ऊपर अत्याचार किया था और पूना में प्लेग फैलने के दौरान भी वहाँ पर जो है कुछ जो है उसके लिए व्यवस्था नहीं किया गया था आम लोगों के लिए। तो जिस वजह से चापेकर बंधु इस बात से नाराज होते हैं और कमिश्नर रेंड की जो है हत्या कर देते हैं।
यहीं से मानी जाती है कि भारत में जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अब सवाल उठता है कि आखिर इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के पीछे आखिर कौन सी ऐसे कारक थे जो काम कर रहे थे। तो हम अगर इसके कारकों की बात करें तो भारत में जो धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर अगर हम बात करें तो इसमें सर्वप्रमुख नाम आता है दयानंद सरस्वती एवं बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे जो राष्ट्रवादी लेखक थे। उन्होंने अपने जो है किताबों के माध्यम से राष्ट्रवाद को जो है प्रसारित करने का काम किया था, जिसके पश्चात युवा जो वर्ग थे उसमें जो है एक नई भावना आई, जिसे हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। इसके पश्चात इन्होंने बम एवं पिस्तौल के माध्यम से अपनी मांगों को अंग्रेज के समक्ष जो है रखने लगे। अगर वैश्विक कारक की बात करें तो इसमें सबसे जो मेन मुद्दा उभर कर आता है, उसमें आप देखोगे 1896 ईस्वी में इथोपिया के द्वारा इटली को पराजित किया जाता है। और वही अगर हम बात करें 1905 ईस्वी में तो जापान के द्वारा रूस को पराजित किया जाता है। यानी पहले से यह भावना चली आ रही थी कि जो यूरोपियन लोग हैं वो अपराजय हैं, लेकिन इसमें देखने को ये मिलता है कि 1896 में जो एक युद्ध होता है उसमें इथोपिया ने इटली को पराजित कर दिया था। और दूसरी जो घटना होती है 1905 ईस्वी में, जिसमें जापान के द्वारा रूस को पराजित कर दिया जाता है, जो कि दोनों यूरोपीय देश थे। और इधर आप देखोगे तो इथोपिया जो कि अफ्रीका में है, वहीं जापान एशियन कंट्री है। तो उनकी जो ये भावना चली आ रही थी कि ब्रिटिश लोग या फिर जो यूरोपीय लोग हैं वो अपराजय हैं, इस भावना को जो है धक्का लगा। और भारत में जो क्रांतिकारी लोग थे उनमें जो है एक आत्मबल मिला और उन्होंने जो है इस धारा को आगे बढ़ाने में मतलब अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इनके द्वारा अपनाए जाने वाली कार्य पद्धति में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इन्होंने ये किया कि जो बदनाम अधिकारी होते थे उनकी हत्या की जाती थी। बदनाम अधिकारी से यहाँ पर यह तात्पर्य हुआ कि जो अधिकारी जो है भारतीयों का शोषण करते थे या फिर भारत में जो है क्रांतिकारी लोगों को जो है सजा देते थे, तो उसकी जो है इनके द्वारा हत्या कर दी जाती थी। अब हम लोग बात करेंगे कि इनके द्वारा जो उठाए गए कदम थे वो कौन कौन से हैं। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम जो घटना हमने बताया वो चापेकर बंधु के द्वारा तो आरंभ कर दी गई थी। उसके पश्चात जो सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है वो आपको दिखेगा कि 1908 ईस्वी में एक मुजफ्फरपुर कांड हुआ था। मुजफ्फरपुर कांड, इसमें यह हुआ था कि मुजफ्फरपुर में एक जज थे जिनका नाम किंग्सफोर्ड था। मुजफ्फरपुर में एक जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को जो है मृत्यु दंड का सजा दिया था। इस वजह से आप देखोगे जो अन्य क्रांतिकारी लोग थे उन्हें इस बात से क्षुब्ध था और 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, इनके द्वारा जो है इनकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन गलती से जब इनके द्वारा बम फेंका जाता है तो उस गाड़ी में जो है किंग्सफोर्ड जज नहीं होता है, बल्कि एक कैनेडी परिवार होती है जिनकी जो है इस बम से जो है हत्या हो जाती है। उसके पश्चात आप देखोगे कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी जाती है 1908 ईस्वी में ही। इस समय अगर हम बात करें तो इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। वहीं इस बात से जो है घबरा कर प्रफुल्ल चाकी ने जो है अपनी आत्महत्या कर ली। तो ये आपको दिखेगा कि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा था। 1908 ईस्वी तक आते आते क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने किस प्रकार से अपने घटना को अंजाम देते रहा। वहीं अगर हम अन्य घटनाओं की बात करें तो उसमें आपको दिखेगा
कि 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में है, वहाँ पर एक गदर आंदोलन चलाया जाता है। इसके माध्यम से सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किया था। वहीं अगर हम अन्य घटनाओं की बात करें तो उसमें सर्वप्रमुख आता है अनुशीलन समिति। इसके अगर हम प्रमुख सदस्यों की बात करें तो बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे, जिन्होंने जो है अनुशीलन समिति के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किया था। इसी प्रकार का अन्य उदाहरण हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा भी दिख जाएगा। वहीं कलकत्ता वाले क्षेत्र में सूरसेन के द्वारा चटगांव शस्त्रागार का जो है निर्माण किया गया था। तो इन सभी माध्यम से जो है इनके द्वारा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया जा रहा था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार न केवल भारतीय क्षेत्र तक सीमित रहा, बल्कि जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि लाला हरदयाल ने यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में भी जो है उन्होंने इस बात को बढ़ाया था। इसका अन्य उदाहरण भी आपको दिखेगा कि एक लंदन में भी जो है इंडिया हाउस नाम की एक संस्था बनी थी, जिसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने जो है लंदन में भारतीय राष्ट्रवाद को जो है फैलाने का काम किया, और ये लंदन के जो सांसद होते थे, वहाँ के जो निजी जो है अधिकारी होते थे, उनको भारतीय परिस्थिति से जो है वो अवगत कराने का प्रयास करते थे इस संस्था के माध्यम से। इसके साथ ही अगर हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के अन्य घटनाओं पर नज़र रखें तो उसमें आपको एक जो प्रमुख घटना उभर कर आती है, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहते हैं। ये 1912 ईस्वी की घटना है। इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग थे, जिन्होंने जो है अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित करने का निर्णय लिया। कलकत्ता से दिल्ली, ये 1912 की घटना है। तो इस बात से दुखी होकर जो है कुछ जो है क्रांतिकारियों ने इनकी हत्या करने का प्रयास किया, जो कि आपको दिखेगा कि रास बिहारी बोस के द्वारा जो है इनके ऊपर जो है बम फेंकने का प्रयास किया गया। जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में जो है भ्रमण करने के लिए आए थे, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका जाता है, लेकिन किसी कारणवश जो है लॉर्ड हार्डिंग बच जाते हैं। उनके जो महावत यानी जो हाथी के संचालक थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, और इसके पश्चात रास बिहारी बोस को जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन रास बिहारी बोस भारत से जो है भागकर वो जापान में शरण ले लेते हैं, और वहीं पर जो है आईएनए की जो है सदस्यता ग्रहण की। उस समय जापान में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आईएनए की स्थापना की गई थी, और उस समय जापान के द्वारा जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक को बंदी बनाया गया था जापान के द्वारा, उन्होंने जो है कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया था, और कैप्टन मोहन सिंह ने इन्हीं सभी सैनिकों को एकत्रित करके जो है आईएनए यानी आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना की थी। हालांकि आप देखोगे कि इसी आईएनए के सदस्य आगे जाकर सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, जो कि 1943 ईस्वी में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें इनके अन्य प्रमुख जो है संस्थाओं की, तो उसमें सर्वप्रमुख नाम आता है एचआरए, जो कि बाद में बन गया था एचएसआरए। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके माध्यम से इन्होंने जो है भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को जो है आगे बढ़ाया। इसके अगर हम प्रमुख सदस्यों की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त,
इत्यादि जो है इनके सदस्य थे। इनका भी वही काम होता था कि जो बदनाम अधिकारी हैं उन्हें पिस्तौल एवं बम के माध्यम से मारने का प्रयास किया जाता था, और इसके साथ ही जो है सरकारी जो खजाना होते थे उसे ये लोग लूटते थे और उसके माध्यम से जो है अपने कार्यविधि को संचालित करने का प्रयास करते थे। चूँकि इनका ये मानना था कि ये जो संपत्ति है वो भारत की है और अंग्रेजों ने चूँकि हमारे ऊपर जो है कब्जा कर रखा है, तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो उसका उपयोग करे। जो भी भारत के प्रमुख खजाने हैं उसे इनके द्वारा जो है लूटने की कोशिश की जाती थी। इसी प्रकार की एक घटना आपको देखने को मिलेगा जिसे काकोरी कांड कहते हैं, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से घटना ये हुई थी कि काकोरी नामक स्थल से जब ट्रेन आ रहा था रिटर्न, तो उसमें कुछ सरकारी संपत्तियां थी जिसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह के द्वारा जो है लूट लिया जाता है। चूँकि ये लोग जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जो है प्रेरित थे और इनके द्वारा इस राजकीय खजाने की लूट कर ली जाती है, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और इन्हें फांसी की सजा दी। इसी समय एक घटना होती है कि 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आता है, तो उस समय जो है लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन। तो इसमें जो है लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इसका तीव्र विरोध किया गया था। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। तो उसी दौरान जो है सॉन्डर्स नामक जो एक अधिकारी थे उनके द्वारा इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। लाला लाजपत राय के ऊपर जब लाठीचार्ज किया जाता है और उनकी तबीयत जो है ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा जो है इस अधिकारी की जो है हत्या करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि उस समय जो है अधिकारी थे उनका नाम था सॉन्डर्स। इसके पश्चात आप देखोगे कि इनके ऊपर एक मुकदमा चलाया जाता है जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस। ये भी अगर हम बात करें तो लगभग 1927-28 की घटनाएं मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारियों के द्वारा जो है अलग अलग तरीके से जो है ब्रिटिश अधिकारियों का और ब्रिटिश सरकारों का विरोध किया जाता है। तो ये हमने अभी तक समझने का प्रयास किया कि कौन कौन से संगठन बने थे जिनके द्वारा इन क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को जो है बढ़ावा दिया जा रहा था। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको नाम दे दिया जाएगा कि लाहौर षड्यंत्र केस जो है निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है, या फिर आपको एक उदाहरण दे दिया जाएगा कि अलीपुर षड्यंत्र केस से जो है किसका संबंध था। इसके अलावा अगर हम कुछ उदाहरण लें तो 1929 ईस्वी में एक विधानसभा में बम फेंका जाता है। हालांकि यह बम जो है एक तरह से नकली बम था और इनका यह प्रयास था कि अंग्रेज जो कि इनकी मांगों को नहीं सुन रहे थे, बस इस बात से उनको अवगत कराना। इसमें अगर हम बात करें क्रांतिकारियों की तो उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इनके द्वारा जो है केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंका गया था। हालांकि जैसा कि हमने बताया ये ओरिजिनल बम नहीं होकर ये एक तरह से पटाखा टाइप में था, ताकि जो है अंग्रेज़ों को यह समझाने का प्रयास करे कि उनकी मांगों को तवज्जो दिया जाए और उनके ऊपर जो है विचार किया जाए, नहीं तो वो आगे जो है इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो इस बम कांड के बाद जो है इनको आगे फांसी की सज़ा दे जाती है, जो कि आप देखोगे कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को इसी मतलब केंद्रीय विधानसभा में बम गिराने और इससे पहले जो चल रहे थे लाहौर षड्यंत्र केस, इन दोनों को मिलाकर जो है इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। हालांकि इसमें हम लोग एक बात और पढ़ेंगे
कि न केवल इस समय भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, बल्कि आप देखोगे कि इसके साथ साथ भारत में सांप्रदायिकता का भी बीज बोया जा रहा था। सांप्रदायिकता से तात्पर्य हमारा यहाँ पर यह है, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, जब किसी धर्म के लोग अपने धर्म को ऊपर उठाकर देखते हैं और अन्य धर्मों की जो है आलोचना करते हैं, या फिर उसे जो है मतलब तवज्जो नहीं देते हैं, जब इस प्रकार की विचारधारा या फिर इस प्रकार की भावना जब एक बड़े क्षेत्रों में फैल जाती है, तो उसे हम सांप्रदायिकता का नाम देते हैं। इस प्रकार की भावना का विकास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बीच भी हुआ, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। तो न केवल जो है राष्ट्रवाद का विकास चल रहा था, बल्कि इस प्रकार की विचारधारा भी जो है एक साथ पनप रही थी। इसके विकास की अगर हम कारणों की बात करें तो उसमें आपको दिखेगा कि अंग्रेजों के द्वारा जो है, अंग्रेजों के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। चूँकि इससे पहले जो क्रांति हुई थी वो चाहे 1857 की क्रांति हो या फिर 1905 ईस्वी का बंग भंग आंदोलन, या जिसे हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, उसमें हिंदू एवं मुस्लिम ने बहुत ही एकता का परिचय दिया था। तो इस बात से अंग्रेजों को यह लगता था कि अगर इसी प्रकार की एकता बनी रहेगी तो उनके शासन को जो है खतरा है। तो इसके पश्चात उन्होंने यह प्रयास किया कि हिंदू एवं मुस्लिम के बीच जो है, हिंदू एवं मुस्लिम के बीच एक जो है मतलब द्वंद्व की भावना फैलाया जाए। द्वंद्व मतलब ये कि एक दूसरे के जो बीच नफरत की भावना फैलाया जाए, ताकि ये दोनों जब आपस में लड़ते रहेंगे तो उनके खिलाफ जो है संगठित होकर जो है विद्रोह ना कर सके। इसके लिए उनके द्वारा यह प्रयास किया गया कि मुस्लिमों को भी जो है अलग जो है संगठन बनाने की जो है सलाह दिया गया। इसकी पहली अगर उदाहरण की बात करें तो उसमें हमें सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है प्रयास दिखता है। सर सैयद अहमद खां, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था, सर सैयद अहमद खां का, जिसे हम अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, अलीगढ़ आंदोलन। हालांकि इन्होंने शुरुआत में यह प्रयास किया था कि हिंदू एवं मुस्लिम को जो है जोड़कर रखे, और यहाँ तक कि इन्होंने यह कहा था कि हिंदू एवं मुस्लिम जो है भारत के दो आंखें हैं। लेकिन आप देखोगे कि कुछ दिनों के पश्चात जो है इनका इस बात से मोह भंग हो जाता है, और इन्होंने जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता को जो है, मुस्लिम सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इनका यह मानना था कि मुस्लिमों को यह प्रयास करना चाहिए कि वो हिंदुओं से दूर रहें और ब्रिटिशों के नज़दीक रहें, ताकि ब्रिटिश जो है इनके बारे में सोच सके। तो इसका अगर हम बात करें सबसे आरंभिक उदय की, तो यहीं पर आपको दिख जाएगी। इसके पश्चात अगर हम सबसे बड़े उदाहरण के रूप में देखें तो ये हमें 1906 में दिखती है, जिस समय जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। इसमें एक 35 सदस्यीय समूह जो कि सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलता है, और उसने एक अलग से मुस्लिम लीग बनाने की मांग रखी, और लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है इस बात की सहमति भी दी जाती है, और लॉर्ड मिंटो के द्वारा इस बात की सहमति भी दी जाती है, जिसके कारण आप देखोगे कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और इसके अगर संस्थापक की बात करें तो वो सलीमुल्लाह खां थे, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका नाम आगा खां था। ये आपको याद रखना चाहिए, चूँकि परीक्षा में जो है इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछते हैं। इसमें आपको इनके संस्थापक का नाम पूछा जा सकता है, या फिर उनके जो कौन अध्यक्ष थे इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा यह प्रयास किया गया कि 1909 का एक एक्ट लाया गया, 1909 का एक्ट, और इसमें जो है एक प्रावधान किया गया जिसे हम पृथक निर्वाचन कहते हैं, पृथक निर्वाचन।
पृथक निर्वाचन का तात्पर्य यह है कि जो मुस्लिम होते थे उनके लिए अलग से जो है निर्वाचक मंडल बनाया जाता था और इसमें जो है मुस्लिमों के लिए वही वोट दे सकते हैं जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो कुछ सीटों को जो है सिर्फ मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। यानी एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था कि मुस्लिमों को अगर हम अलग से अधिकार देंगे तो इन दोनों के बीच, हिंदू एवं मुस्लिमों के बीच आपसी जो है फूट होगी और धीरे धीरे इस असंतोष का वो फायदा उठाएंगे और इन दोनों को जो है आपस में लड़ाकर ये अपने शासन अवधि को जो है लंबे समय तक चला सकते हैं। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि 1905 ईस्वी से लेकर 1900 मतलब एक तरह से देखा जाए तो 9 ईस्वी तक हम लोग आ गए हैं और इसमें हम लोगों ने दो बातों को समझा। एक तो राष्ट्रवाद का विकास कैसे हो रहा था और राष्ट्रवाद में भी हम लोगों ने ये समझा कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या है और इन्होंने जो है किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन किया। दूसरी तरफ हम लोगों ने समझा कि अंग्रेजों के द्वारा जो है किस प्रकार से सांप्रदायिकता का जो है बीज बोया गया और इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 1906 ईस्वी में एक संस्था बनती है जिसे मुस्लिम लीग कहा गया। तो इसी प्रकार की जो है कार्यविधि जो है आगे तक चलती रही और अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया कि इन दोनों के बीच जो है फूट डालकर जो है वो अपने शासन को लंबी अवधि तक कायम रखें। लेकिन बाद में जो है इनकी भी मांगे को ज़्यादातर स्वीकार नहीं किया जाने लगा था और कांग्रेस में भी जो है असंतोष की भावना पैदा होने लगी। तो आगे चलकर आप देखोगे कि 1916 ईस्वी में एक लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 1916 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उसके तहत जो है कांग्रेस के जो पहले दो दल थे, जिसे एक उदारवादी हम लोगों ने नाम दिया था और दूसरा जो दल था जिसे हमने उग्रवादी कहा था, इन दोनों का जो है आपस में सामंजस्य हो जाता है और फिर से जो है कांग्रेस जो है एक नई भूमिका में आ जाती है। तो इसके बारे में एक दो बात और जान लेते हैं कि इस पैक्ट को कराने में जो है सबसे जो ज़्यादा योगदान था कांग्रेस के तरफ से थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। वही मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हीं दोनों के प्रयासों से लखनऊ पैक्ट संपन्न हुआ था और इन्हीं दोनों के प्रयासों से कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी दलों में जो है आपसी सामंजस्य बैठ पाया था। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको और भी याद रखना चाहिए कि इस समय जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एसी मजूमदार। इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एसी मजूमदार। एसी बोले तो अंबिका चरण, ए से अंबिका, सी से चरण, अंबिका चरण मजूमदार, जो कि कांग्रेस पैक्ट के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसी से जुड़ी हुई एक और घटना है कि आप देखोगे कि इसी लखनऊ अधिवेशन में जो है, लखनऊ अधिवेशन में ही जो है राजकुमार शुक्ल के द्वारा यह प्रयास किया गया था कि गांधी जी को चंपारण में आने के लिए जो है प्रेरित करे ताकि वहां पर अंग्रेजों के द्वारा जो ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था उससे निजात पाया जा सके। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे जब गांधी युग को जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने यह समझा कि कांग्रेस के जो उग्रवादी दल थे और उदारवादी संगठन थे, इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ था उसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें जो एक सबसे कमी रह गई थी इस पैक्ट में वो थी कि पृथक निर्वाचन को जो है मान्यता दे दिया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने जो बात किया था कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1909 के एक्ट में जो है इनको जो है ये प्रावधान कर दिया गया था कि अलग से जो है पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। लेकिन इस समय कांग्रेस ने जो है इस बात को माना नहीं था। लेकिन 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो इस बात की इनके बीच सहमति बन गई कि पृथक निर्वाचन जो है होना चाहिए और यहीं से आप देखोगे कि भारतीय जो है समाज में सांप्रदायिकता की भावना का जो है प्रसार होने लगा।
और जो मुस्लिम नेता होते थे वो इस बात को ज़्यादा फैलाने लगे। और चूंकि यहाँ पर एक फ़ायदा हो जाता था कि जो निर्वाचन प्रतिनिधि होते थे वो भी मुस्लिम होते थे और इन्हें वोट डालने वाले भी मुस्लिम ही होते थे, तो इस वजह से आप देखोगे कि कमोबेश जो है यहाँ पर जो निवास करने वाले हिंदू होते थे उनसे उनका कोई मतलब नहीं रह गया था। तो इनके विकास में भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि उनको हिंदू वोटर से कोई मतलब नहीं था तो उनके लिए जो है कोई योजना लाई नहीं जाती थी। इसी बात के कारण आप देखोगे कि दोनों संप्रदाय में जो है भेदभाव जो है बढ़ता चला जाता है और भेदभाव इतना गहरा हो जाता है कि आप देखोगे कि 1947 में तो जो है एक दूसरे को मारने काटने पर चले आते हैं और अंततः इसका तो परिणाम यह होता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य बन जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी इस बात को इसलिए बताया कि 1947 में अचानक से जो है पाकिस्तान की मांग नहीं उठी थी, बल्कि 1906 ईस्वी में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उसी के पश्चात जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो है बीजारोपण हो चुका था। और बाद में जब 1916 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा इस बात की स्वीकृति प्रदान की गई तो एक तरह से यह तय हो गया था कि जो मुस्लिम जो है वो एक अलग संप्रदाय है और हिंदू जो है एक अलग संप्रदाय है। तो हमने इस बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग बात करेंगे कि इस दौरान जो है कुछ अन्य घटनाएं भी घटी है जो कि भारतीय राष्ट्रवाद को जो है प्रभावित किया है। वो थी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध यह हुआ है 1914 से लेकर 1918 तक। इसमें बात यह हुआ था कि अंग्रेजों के द्वारा जो है जब विश्व युद्ध में जो हिस्सा लिया गया, विश्व युद्ध में दो गुट थे। एक गुट में आता था जिसमें ब्रिटेन थे, फ्रांस थे और यूएसए थे। वहीं दूसरे गुट में आप देखोगे तो जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रिया था। हालांकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है तो हम इधर नहीं जाएंगे, बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध आरंभ हुआ था तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा यह प्रयास किया गया कि भारतीय जो सैनिक हैं उनकी जो है सहायता लिया जाए। क्योंकि आप देखोगे कि ब्रिटेन की जनसंख्या बहुत ही कम है और वहाँ के लोग सेना में जो है ज़्यादा नहीं जाते हैं, और चूँकि भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था तो उन्होंने यह प्रयास किया कि भारतीय लोगों को जो है सेना में लिया जाए ताकि वो जो विश्व युद्ध लड़ रहे हैं जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रिया के साथ, उनमें जो है उनकी स्थिति को मजबूत किया जा सके। तो उस समय आप देखोगे कि भारत में जो है यह भावना फैलाने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि यदि आप हमें विश्व युद्ध में सहायता करेंगे तो हम जो है आपको जो है विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात स्वशासन दे देंगे। स्वशासन से तात्पर्य ये होता था कि आपको जो है शासन करने का अधिकार भारतीयों को हम दे देंगे और मात्र जो है सेना, संचार और विदेश नीति पर जो है यह हम नियंत्रण रखेंगे। जैसे कि पहले उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका प्रयोग किया जा चुका था, न्यूजीलैंड में प्रयोग किया जा चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि वो सिर्फ नाम मात्र के प्रधान होते, लेकिन अंतोगत्वा शासन की जिम्मेवारी जो है वो भारतीयों के पास ही रहता। तो उनके द्वारा जो है ये घोषणा की गई थी विश्व युद्ध के दौरान। इस वजह से आप देखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों का जो है समर्थन किया गया और भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया गया। लेकिन जब इसका परिणाम आया और अंग्रेजों की प्रथम विश्व युद्ध में जीत हो गई तो उन्होंने भारतीयों को स्वशासन जो है सौंपने से इनकार कर दिया और उनके द्वारा कहा गया कि भारतीय अभी शासन को चलाने में सक्षम नहीं है, यानी उनको और अभी जो है प्रशिक्षण की जरूरी है। और इसके बदले उन्होंने एक बहुत ही कठोर कानून को लागू कर दिया जिसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। इसमें उनके द्वारा यह प्रयास किया गया, रॉलेट एक्ट में इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि शक के आधार पर किसी को भी जो है अरेस्ट किया जा सकता है और इस एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को ना तो अपना वकील रखने का अधिकार होता था, ना तो दलील देने का और ना ही अपील करने का अधिकार होता था। यानी इसमें यह प्रावधान था कि एक जो है अलग से विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर उस कोर्ट ने जो है इस बात की पुष्टि कर दी
कि कोई भी व्यक्ति जिसने देशद्रोह का अपराध किया है तो उसे फिर हायर कोर्ट में भी जो है अपील करने का कोई अधिकार नहीं होता था। इसलिए आप देखोगे कि इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई थी, इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। और आप देखोगे कि इस कानून के पश्चात भारत में जो है अलग अलग जगह पर विद्रोह होना आरंभ हो जाता है। इसी कानून के विरोध में गांधी जी ने भी एक जनसभा का आयोजन किया था और इसके माध्यम से इस कानून का जो है विरोध किया था। इसकी सबसे जो बड़ी घटना हुई है वो आपको दिखेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में। चूँकि जालियांवाला बाग में जो है बैसाखी के दिन जो है कुछ लोग एकत्रित हुए थे। चूँकि इस समय अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे राष्ट्रवादियों को नज़रबंद कर दिया गया था और कुछ को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें अमृतसर वाले क्षेत्र में डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग जो था वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। दूसरी ओर इसी दिन जो कि 13 अप्रैल 1919 का था, बैसाखी का एक जो है पर्व होता था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे मेला को देखने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए थे इस एक्ट के विरोध में, जिसके कारण आप देखोगे कि जनरल ओ डायर के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के जो है इन जो है भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है, जिसके कारण हजारों लोग जो है इसमें मारे जाते हैं। हालांकि आप देखोगे तो सरकारी आंकड़ा मात्र 379 बताया जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो लगभग 1000 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे। इसका जब विरोध काफ़ी बढ़ गया तो आप देखोगे कि इसी समय जो है गांधी जी के द्वारा जो है सत्याग्रह का यूज किया जाता है और जिस बात से जो है अंग्रेज़ों के ऊपर एक दबाव बनता है और इनके दबाव के कारण ही जो है एक कमेटी का निर्माण किया जाता है जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। हालांकि इस आयोग ने जो है कमोबेश जनरल ओ डायर के पक्ष में ही जो है अपना मत दिया। चूँकि वो अंग्रेज़ थे तो वो अपने जो है बुराई खुद से कैसे कर सकते थे, और हंटर आयोग ने एक तरह से इस घटना का जो है लिपापोती करने का काम किया। लेकिन इन सभी घटनाओं के पश्चात और गांधी जी के दबाव के कारण जनरल ओ डायर को जो है ब्रिटेन भेज दिया जाता है। इस घटना के पश्चात आप देखोगे कि बहुत सारे वो भारतीय जिन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपाधि दी गई थी उन्होंने इस जो है उपाधि का त्याग कर दिया। जैसे कि अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने जो है इस उपाधि का जो है त्याग कर दिया। गांधी जी को केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था, इसका इन्होंने त्याग कर दिया। और जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया कि नाइटहुड की उपाधि किनको मिला था, ये था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इन्होंने जो है इस उपाधि का त्याग कर दिया था। एक और सदस्य थे जिनका नाम था शंकरन नायर। शंकरन नायर, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था इन्हीं सभी घटनाओं के कारण। तो एक तरह से हम लोगों ने अभी तक 1905 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक के सभी घटनाओं को समझने का प्रयास किया। इसी बीच जो एक और घटनाएं घटती है जो कि भारतीय राष्ट्रवाद के मतलब उदय में बहुत ही सहायक भूमिका के रूप में थी और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को भी आगे बढ़ाने का काम किया, वो था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, अगर होम रूल आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसका बात करेंगे उद्देश्य क्या था, फिर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि कौन जो है इस आंदोलन को लीड किए थे, और साथ ही हम लोग इसमें बात करेंगे कि आखिर इसकी उपलब्धि क्या रही थी। अगर हम इनके उद्देश्यों की बात करें तो इनका सीधा सा मांग था कि भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग करना और इसके साथ ही भारत में राष्ट्रवाद को जो है प्रसारित करना। ये जो है दो व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया था। एक की अगर हम बात करें तो उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था एनी बेसेंट।
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया था, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि बॉम्बे वाले क्षेत्र को छोड़कर चलाया गया था। वहीं अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास और शेष भारत में जो है इस प्रकार के आंदोलन का क्रियान्वयन किया गया था। इसमें एक बात और भी आपको याद रखना चाहिए कि ये दोनों ने जो है अपने आंदोलन को अलग अलग चलाया था, जबकि इनका उद्देश्य एक था। अगर इनके हम कुछ सदस्यों की बात करें तो एक सदस्य का नाम आता है अरुण डेल, जो कि एनी बेसेंट के सचिव के रूप में भी कार्य किए थे। इन्होंने जो है होम रूल आंदोलन में जो है अपनी भूमिका का निर्वहन किया था, और इन्हीं शाखा से मतलब एनी बेसेंट की जो है होम रूल शाखा से एक अन्य जो है प्रसिद्ध सदस्य जुड़े थे, जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये हमने देखा कि इनका उद्देश्य क्या था, और इसके साथ ही हम लोगों ने यह देखा कि कौन कौन से जो है व्यक्तियों के द्वारा इस आंदोलन को लीड किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस आंदोलन की उपलब्धि क्या रही। तो होम रूल की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो इसने जो है भारतीय क्षेत्र में राष्ट्रवाद को प्रसारित करने का काम किया, और इसके साथ ही जो है ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया, जिसके पश्चात आप देखोगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा 1919 का एक एक्ट लाया जाता है, और इस एक्ट में यह प्रावधान किया जाता है कि भारतीयों को जो है अब केंद्रीय विधानसभा में भागीदारी दी जाएगी। यानी 1919 का जो एक्ट आया था उसमें विधानसभा में भारतीयों की भागीदारी। इसके साथ ही आप देखोगे तो सिविल सेवा का आयोजन जो है भारत में किया जाएगा, सिविल सेवा का आयोजन। दूसरी तरफ आप देखोगे कि गवर्नर जनरल की कार्य जो परिषद होती थी उसमें अब भी भारतीय सदस्यों को लिया जाने लगा। तो कमोबेश आप कह सकते हैं कि होम रूल आंदोलन का ही प्रभाव था कि जिसके कारण जो है 1919 का एक्ट आया और भारतीयों के लिए जो है कुछ प्रावधान किया गया। इसके साथ ही आप देखोगे तो 1919 के एक्ट के तहत ही जो है सिविल सेवा बोर्ड को जो है भारत में स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके कारण 1926 ईस्वी में जो है ये भारत में भी सिविल सेवा की स्थापना की जाती है। यानी पहले जो हुआ करता था वो ब्रिटेन में ही जो है सिविल सेवा का एग्जामिनेशन हुआ करता था, यानी अर्थात भारतीय लोग भी अगर सिविल सेवा में जाना चाहते थे तो उन्हें लंदन में जाकर जो है एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन इस एक्ट के पश्चात यह प्रावधान किया गया कि अब भारत में भी जो है इस प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, और इसका जो सबसे पहला केंद्र बना था वो भारत में इलाहाबाद का केंद्र बना था, जहाँ पर जो है सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के क्लास में मुख्य रूप से 3 बातों को समझने का प्रयास किया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। दूसरी बात जो हम लोगों ने पढ़ा वो विश्व युद्ध के दौरान किस प्रकार से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो है प्रसार होता है, और तीसरा जो हम लोगों ने मेन मुद्दा पढ़ा वो होम रूल आंदोलन का। तो इस क्लास में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। तो अगले क्लास से हम लोग देखेंगे कि गांधी जी के आगमन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं।